Hello children, I'm going to teach you the new topic France civilized monarchy and become a republic। जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि लुई 16 साइन द कॉन्स्टिट्यूशन और 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और जिसमें कि राजा जो है उसके पावर को काफ़ी लिमिट कर दिया गया है और जो पावर सेंट्रलाइज था उसको डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन द लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो सिचुएशन है फ्रांस की वो काफ़ी टेंस है इस वक्त। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस और राजा भी काफ़ी टेंस में है। सो ही इंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया। पर्सिया के राजा के साथ वो एक नेगोशिएशन कर रहा है, समझौता। एंड रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है वो भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि फ्रांस के लोग जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। तो उनके देश के लोग भी ऐसा कल डिमांड करेंगे, यही सोच के वो लोग भी काफ़ी चिंतित हैं। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं, मेड अ प्लान टू सेंड अ ट्रुप टू पुट डाउन द इवेंट। हम लोग ट्रुप भेजेंगे ताकि ये सब इवेंट ख़त्म हो जाएगा। ट्रूप वो लोग भेज पाते उससे पहले ही क्या होता है, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोट इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द पुर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और पुर्सिया जो है के खिलाफ जो है नेशनल असेंबली युद्ध छेड़ देती है अप्रैल 92 में। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर जो है वो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और फ्रंट पर लड़ाई करने चले जाते हैं। इस जो वॉर है, इस वॉर को देखा जा रहा है कि इस रूप में पूरे यूरोप में अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसी, मतलब संभ्रांत और राजाओं के खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा है, कॉमन लोगों का। जो रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, इस वक्त जो है वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे हैं, उसका नाम है मर्सिलिस, कंपोज बाय द पोएट रॉगेट डे लाइलस। और ये सॉन्ग पहली बार गाया गया था पेरिस में मार्च करते हुए, और आज प्रेजेंट टाइम में ये नेशनल एंथम है फ्रांस का, मर्सिलिस। तो हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। रेवोल्यूशनरी जो है वो काफ़ी फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, आदमी जो है युद्ध में सीमाओं पर लड़ रहे हैं। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। औरतें जो है संघर्ष कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं और अपनी फैमिली की भी देखभाल कर रही हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस, बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि ये अभी लंबा चलेगा युद्ध संघर्ष। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ रिच लोगों को राइट दिया है, मतलब गरीब लोगों को उसने राइट नहीं दिया है। इस समय फ्रांस में जो पॉलिटिकल क्लब हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लोग जो हैं, पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान्स देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन, क्योंकि इसी क्लब में जो लोग बैठते हैं तो वो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्लब हैं इस वक्त फ्रांस में, लेकिन जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है उसका नाम है जैकोबिन। और इस क्लब का नाम जो है पेरिस के सेंट जैकोब के नाम पर पड़ा। जैकोबिन्स क्लब क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हु वर द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत रिच लोग नहीं इस जैकोबिन क्लब के मेंबर होते थे। कौन कौन लोग होते? स्मॉल शॉपकीपर थे, आर्टिशियन सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, एज वेल एज द सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर, ये लोग हुआ करते थे जैकोबिन क्लब के मेंबर। एंड हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? तो देयर लीडर वॉज द मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के लोग जो है वो स्टार्ट वेयरिंग अ लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, उन्होंने लंबी धारियों वाले ट्राउज़र्स पहनने स्टार्ट कर दिए ऐसे। वो ये जो ट्राउज़र्स थे वो कौन पहना करते थे? सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स, डॉक वर्कर्स पहना करते थे। और फिर इसके बाद स्पेशली नॉवेल हु वोर नी ब्रीचेज, और नॉवेल्स लोग भी इस तरह से लंबे स्ट्रिप वाले ट्राउज़र्स पहना करते थे। ये क्या हुआ करते थे? अ लूज फिटिंग ट्राउज़र्स वॉर्न बाय द मेंबर ऑफ द वर्किंग क्लास। लेकिन नॉवेल लोगों का हुआ करता था सिर्फ घुटनों तक,
और इनका पूरा नीचे तक होता था। जैकोबिन्स कम टू बी नोन एज द सैंसकुलॉट्स। जैकोबिन्स क्लब के लोगों को सैंसकुलॉट्स भी बोला जाता था, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिजेस। सैंसकुलॉट जो होते थे, मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, लाल टोपी पहना करते थे, सिम्बलाइज लिबर्टी, जो कि आज़ादी का प्रतीक होता था। वुमेन्स हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, औरतों को आज इस तरह का कैप या पहनने का आज़ादी नहीं था। 1792 में जैकोबिन्स क्लब जो है वो लोग अटैक करेंगे। अब किस पर अटैक करेंगे वो पूरी नीचे दिया हुआ, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1792 एंड 93। तो 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पेरिसियन। जो पेरिस के लोग हैं वो काफ़ी गुस्सा हैं, और उन्हीं लोगों के इंस्ट्रक्शन पर जो जैकोबिन है वो लोग प्लान कर रहे हैं क्या। और पेरिसियन लोग क्यों गुस्सा हैं? शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, क्योंकि भोजन की जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और फूड के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरिस। ट्यूलरिस के पैलेस पर वो लोग अटैक कर देते हैं एंड मैस्करेड द किंग गार्ड, राजा का जो गार्ड है उसको मार देते हैं। एंड हेल्ड हिमसेल्फ द होस्टेज फॉर सेवरल हावर, राजा को बहुत घंटे तक बंदी बना के रखते हैं। कौन लोग? जैकोबियंस लोग। लेटर द असेंबली इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली, जो नेशनल असेंबली है वो क्या करती है, राजा की पूरी फैमिली को बंदी बना लेती है, मतलब जेल में डाल देती है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन वर हेल्ड। इस बार इलेक्शन जो है वो 25 वाला नहीं है कि 25 से जो बड़े होंगे वो लोग वोट डालेंगे। सभी लोग, ऑल मैन ऑफ 25 ईयर ऑफ अबव, सभी जो 21 साल से बड़े हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी यहाँ पर वेल्थ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, गोट राइट टू वोट। यानी फ्रांस के सभी लोग जो 21 साल से बड़े हैं वो सभी वोट कर रहे हैं इस बार इलेक्शन में। इलेक्शन होने के बाद जो न्यू इलेक्टेड असेंबली आ रही है उसका नया नाम है, अब नेशनल असेंबली नहीं हो गया, अब उसका नाम हो गया कन्वेंशन। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। On the September 1792, it abolished the monarchy and declared the France a republic. 1792 में जो फ्रांस है, इलेक्शन के बाद जब न्यूली इलेक्टेड असेंबली चुन के आ रही है, ये जो असेंबली है क्या करती है, मोनार्की को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और फ्रांस को डिक्लेयर कर देती है रिपब्लिक। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? तो रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं है। हेरिडेटरी मोनार्की मतलब ए सीरीज ऑफ रूलर फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही फैमिली से एक पूरे रूलर का सीरीज़। तो अब वहाँ पर ऐसा नहीं है, अब वहाँ चुनी हुई सरकार आएगी। अब लुई 16 के साथ क्या हो रहा है देखते हैं। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मतलब देशद्रोह के उन पर मुकदमा, कानून कोर्ट के हिसाब से उन पर देशद्रोह का कानून साबित हुआ और उन्हें मृत्यु दंड घोषित किया गया, मृत्यु दंड मिला। तो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। डी ला कॉनकॉर्ड एक जगह है, वहीं पर उनको पब्लिकली मृत्यु दंड दिया गया। एंड द क्वीन मैरी एंटोनेट मेड विद द सेम फिट शॉर्टली आफ्टर। क्वीन मैरी एंटोनेट को भी वही मृत्यु दंड दिया गया जो लुई 16 को मिला था। रॉबेस्पियर जो था, रॉबेस्पियर, उसने इलेक्शन भी करवा लिया और फिर इसके बाद राजा को मृत्यु दंड भी हो गया, रानी को भी हो गया। अब जो नया टाइम स्टार्ट हो रहा है वो है पीरियड 1793 और 94, ये 2 ईयर का समय जो है फ्रांस में द रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रीन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का साम्राज्य। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर है नोट करेंगे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, एक्सप्लेन। कौन सी पॉलिसी रॉबेस्पियर ने अपनाई थी, तो हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। मतलब ही सा बीइंग एनिमी ऑफ द रिपब्लिक, किसी को भी वो देखता था कि वो रिपब्लिक का दुश्मन है, चाहे वो एक्स नोबल हो, क्लर्जी हो, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी
हु डिड नॉट एग्री विद हिज मैथड, अगर कोई भी इंसान अगर उसके मैथड से एग्री नहीं कर रहा है, अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रीजेंट एंड ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर उस पर दोष साबित हो जाता था, कानून तोड़ने वाला अगर उसको फील किया जाता था कि वो कानून तोड़ा है उसने, तो उसको गुलिटाइन कर दिया जाता था। द गुलिटाइन मतलब सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। द गुलिटिन इज़ अ डिवाइस, गुलिटिन एक डिवाइस था, टू पोल्स, उसके दोनों तरफ पोल हुआ करते थे, एंड अ ब्लेड, बीच में ब्लेड होता था, विथ विच अ पर्सन बी हेडेड, वहीं उसी ब्लेड से इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस डिवाइस का नाम गुलिटिन इसलिए था क्योंकि इट वॉज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर गुलिटिन हु इन्वेंटेड इट, डॉक्टर गुलिटिन ने ही इस डिवाइस को इन्वेंटेड किया था, इसलिए इस डिवाइस का नाम गुलिटिन था। तो रॉबेस्पियरी जो गवर्नमेंट थी उसने कौन कौन से और काम किए, तो गवर्नमेंट इशूड द लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइस, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया, पीसेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़, एंड जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपने अनाज शहरों में लाएं और सेल करें। किस प्राइस पे, इट एट फिक्स्ड प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया उस फिक्स प्राइस पर आप लोग सेल करिए। इस वक्त जो है वाइट फ्लोर जो था वो फॉरबिडन हो गया, अब सभी लोग इक्वल ब्रेड खाने लग गए। सिर्फ इसी पर असर नहीं पड़ा, स्पीच पर भी असर आ गया था, क्योंकि जो नोबेल और क्लर्जी लोग थे वो पहले सर और मैडम कहलाते थे। अब फ्रांस में सभी मैन और वुमेन वर वैन फोर्थ सिटियन एंड सिटियोनी, अब सभी लोग को सिटीजन बोला जाने लगा। नेक्स्ट है चर्च वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस, जो जितने भी चर्च थे सबकी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया, बैरक बना दिया गया और ऑफिस बना दिया गया। तो रॉबेस्पियरी ने बहुत सारे काम किए, मतलब चेंज किया अपने रूल को, लेकिन ऊपर वाला ये चीज़ तो बहुत ठीक नहीं था। रॉबेस्पियरी प्रोसीडेड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, अपने उसी ढंग से वो चला जा रहा था, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो उसकी पॉलिसी कैसी है। हीज़ सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, उसके जो सपोर्टर हैं अब सोच रहे हैं कि जो पॉलिसी रॉबेस्पियर यूज़ कर रहा है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्ट एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलिटाइन। इस तरह से रॉबेस्पियर जो था उसको गुलिटाइन कर दिया गया, उसी डिवाइस से ही किया गया होगा जिससे उसने बहुत लोगों को गुलिटाइन किया। तो टिट फॉर टैट, जैसा रॉबेस्पियर था उसको वैसा मिला, उसने इलेक्शन करवाया। अगर वो चाहता तो बहुत अच्छा ढंग से फ्रांस को रूल कर सकता था, लेकिन उसकी पॉलिसी काफ़ी टेरर की थी, इसीलिए 93 और 94 का पीरियड जो है वो फ्रांस में रीन ऑफ टेरर यानी आतंक का साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, फ्रांस में कैसे डायरेक्टरी यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप कैसे आया। जब रॉबेस्पियर जो था वो जब फॉल, उसकी गवर्नमेंट फॉल हो गई, तो फ्रांस के ऊपर जो था वेल्दियर मिडिल क्लास जो है उसने पावर को कंट्रोल में कर लिया। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। अब इस बार फिर दोबारा जो थे जो रिच लोग नहीं थे उन लोगों को वोट देने का राइट नहीं मिला, सिर्फ जो हायर टैक्स पेयर लोग थे उन्हीं को वोट देने का राइट मिला। इट प्रोवाइड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उन लोगों ने एक डायरेक्टर भी अपॉइंट किया, और एग्जीक्यूटिव मेड अप द 5 मेंबर, एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर थे। उन लोगों का मेन क्या सोचना था कि पावर कॉन्सेंट्रेशन ना होने पाए, जैसे कि रॉबेस्पियरी के समय हो गया था, सारा वही करता था जो वो सोचता था। लेकिन डायरेक्टर्स के बीच में काफ़ी क्लैश होता था, डायरेक्टर ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव, तो इस तरह से बार बार वो लोग डिसमिस हो जाते थे। फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई, और इसी वजह से जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप था नेपोलियन बोनापार्ट उसका राइज हुआ। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है।
तो फ्रांस में ये सब चीज़ें जो हो रही है चेंज हो रही हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेट द पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस। फ्रांस में ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल मूवमेंट को काफ़ी इंस्पायर कर रही हैं लोगों को। सिर्फ फ्रांस के ही लोगों को इंस्पायर नहीं कर रही है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, बल्कि पूरे यूरोप के लोगों को एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप, पूरे यूरोप के लोगों को और दूसरी कंट्री को भी, हमारी भी कंट्री को इसने मूवमेंट ने काफ़ी इंस्पायर किया था। So, student, I hope whole concept is clear. Thank you.